शीतलपुर नाम का एक नगर जहां पर राजा पंकज दत्त का राज था। उस नगर में चारों तरफ सुख शांति थी। किसान अपना खेती का काम करते, व्यापारी अपना व्यापार करते, हर कोई अपने काम में व्यस्त था। शहर में न्याय का बोलबाला था। चोर, उचक्के और डाकुओं जैसे अपराधी नगर में घुसने की हिम्मत नहीं करते थे, जिसका कारण था उस नगर का कोतवाल प्रवीण सिंह। कोतवाल प्रवीण सिंह एक बहुत ही बहादुर और ईमानदार आदमी था। चोर, लुटेरे और डाकू कोतवाल प्रवीण सिंह के नाम से थर थर कांपते थे। कोतवाल के परिवार में उसकी पत्नी और उसके 2 जुड़वा बेटे थे। दोनों जुड़वा बेटे अभी 2 साल के ही छोटे छोटे बच्चे थे। इस तरह से कोतवाल प्रवीण सिंह अपने हंसते खेलते परिवार के साथ बहुत ही खुश था। साथ ही साथ वह अपने नगर की सुरक्षा का काम भी बहुत ही मुस्तैदी से कर रहा था। अक्सर कोतवाल प्रवीण रात के समय नगर में अकेले ही गश्त लगाने के लिए निकल जाया करता था। उसकी पत्नी को हमेशा इस बात की चिंता सताती कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। वह कभी कभी अपने पति को समझाते हुए कहती कि आपको रात के समय अकेले गश्त पर नहीं जाना चाहिए। इन चोर लुच्चों का भला क्या भरोसा, कहीं किसी दिन कुछ ऊंच नीच हो गई तो। कोतवाल उसे तसल्ली देते हुए कहता, भाग्यवान, जब तक मेरी तलवार मेरे हाथ में है मेरा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। अगर मैं रात के समय गश्त नहीं करूंगा तो हमारे नगर की प्रजा अपने घर में चैन से कैसे सो पाएगी। धीरे धीरे समय बीता। कोतवाल प्रवीण सिंह के दोनों बेटे अब कुछ बड़े हो चुके थे। वे दोनों भी अपने पिता की तरह बहुत ही बहादुर और ताकतवर थे। इस छोटी सी उम्र में ही उन्होंने तलवार चलाने में महारत हासिल कर ली थी। लेकिन फिर एक दिन किस्मत ने ऐसा पलटा खाया जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। एक रात की बात है, जब नगर में गश्त लगाने के बाद कोतवाल प्रवीण अपने घर में दाखिल हुआ तो उसकी पत्नी ने देखा कि कोतवाल प्रवीण जख्मी हालत में था। उसकी पत्नी घबरा गई। उसने कोतवाल प्रवीण को बिस्तर पर लेटाया और तुरंत वैद्य को लेने के लिए चली गई। असल में गश्त लगाते समय एक अंधेरी गली में कुछ लुटेरों ने कोतवाल पर घात लगाकर हमला कर दिया और उसे जख्मी कर दिया था। यह जख्म बहुत ही गहरे थे। वैद्य आया तो कोतवाल प्रवीण का इलाज शुरू किया गया, लेकिन उसके शरीर के जख्म इतने गहरे थे कि सुबह होते होते कोतवाल प्रवीण की मौत हो गई। कल तक जो परिवार एक खुशहाल जीवन बिता रहा था, आज उन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। कोतवाल प्रवीण के दोनों हमशक्ल बेटों की उम्र अब 7-8 साल की हो चुकी थी। कोतवाल प्रवीण की मौत का सदमा उसकी पत्नी बर्दाश्त नहीं कर पाई और वह बीमार रहने लगी और 1 महीने के अंदर अंदर ही उसकी भी मौत हो गई। दोनों जुड़वा बच्चे, जिनका नाम अमित और सुमित था, वे अब अनाथ हो चुके थे। माता पिता के मर जाने के बाद अब उनकी देखभाल करने वाला भला कौन था। घर में जो भी जमा पूंजी थी उसे धोखेबाज रिश्तेदारों ने अपने अपने कब्जे में ले लिया। कुछ ही दिनों में घर का एक एक कीमती सामान गायब होता चला गया। हालत यहाँ तक आ गई कि अब दोनों भाई रूखी सूखी रोटी खाकर ही अपना गुजारा करने लगे। तब उनकी एक दूर की बुआ ने दोनों बच्चों की सुध ली और उन्हीं के साथ उनके घर में आकर रहने लगी। बुआ अपने परिवार को भी अपने साथ लेकर आई थी। बुआ के पहले से ही 5 बच्चे थे।
असल बात तो यह थी कि बुआ को कोतवाल प्रवीण के बच्चों से कोई खास लगाव नहीं था। वह तो उनकी जायदाद हथियाने के लिए अपनेपन का ढोंग करती थी और उसी घर में रहने लगी। शुरू में तो दोनों भाइयों को अपनी बुआ बहुत ही अच्छी लगी, परंतु धीरे धीरे बुआ ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। अपने खुद के बच्चों को वह अच्छा खिलाती, अच्छा पहनाती, लेकिन अमित और सुमित को खाने में सूखी रोटी मिलती और पहनने के लिए पुराने कपड़े। उनकी हालत अब नौकरों जैसी हो चुकी थी। बुआ ने दोनों भाइयों को भेड़े चराने का काम सौंप दिया था। दोनों जुड़वा भाई सुबह सुबह ही भेड़ों को लेकर निकल जाते। उन्हें पोटली में 4 सूखी रोटियां बांधकर दे दी जाती। जब उन्हें भूख लगती तो दोनों वह सूखी रोटियां खा लेते। दोनों भाई जैसे तैसे अपना जीवन काट रहे थे, परंतु उनमें से एक भाई अमित, जो कि कुछ गुस्सैल स्वभाव का था, वह अक्सर अपने दूसरे भाई सुमित से कहता कि भाई बुआ हमारे साथ ज्यादा काम कर रही है, इससे अच्छा तो यह है कि हम दोनों कहीं भाग चलें ताकि इस नर्क जैसी जिंदगी से छुटकारा पा सके। लेकिन अमित उसे समझा बुझा कर कहता, मेरे भाई तुम थोड़ा सब्र करो, समय बीतने के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज नहीं तो कल हमें अपना हक मिल ही जाएगा। कुछ समय और बीता। अब वे दोनों भाई जवान हो चुके थे। वे दोनों अक्सर एक कुएं के पास बैठकर आपस में बातें किया करते थे। आज भी वे दोनों उसी कुएं पर बैठे हुए थे। तब अमित ने अपने जुड़वा भाई सुमित से कहा, भाई अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं इस नर्क जैसे जीवन से छुटकारा पाना चाहता हूं। मैं यह नगर छोड़कर जा रहा हूं। क्या आप मेरे साथ चलेंगे? सुमित, जो कि नहीं चाहता था कि उसका भाई उसे छोड़कर जाए, उसने अमित को समझाने की बहुत ही कोशिश की, लेकिन अमित मानने को तैयार ही नहीं था। वह फैसला कर चुका था कि वह अब इस शहर में नहीं रहेगा। जाने से पहले अमित ने उस कुएं के पास एक पौधा लगा दिया और कहने लगा, भाई मैं अपनी किस्मत आजमाने के लिए जा रहा हूं। पीछे से तुम इस पौधे का ख्याल रखना। समय बीतने के साथ साथ यह पौधा बड़ा होता जाएगा, लेकिन याद रखना जब तक यह पौधा हरा भरा रहेगा तो तुम समझना कि तुम्हारा भाई बिल्कुल ठीक और सुरक्षित है। परंतु जब यह पेड़ मुरझाने लगे तो तुम समझ जाना कि तुम्हारे भाई पर कोई मुसीबत आ गई है। इतना कहकर अमित घोड़े पर सवार होकर उस नगर को छोड़कर चला गया। पीछे से उसका भाई सुमित रोता रह गया, लेकिन अमित ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह तो अपनी किस्मत आजमाने के लिए निकल पड़ा था। वो अगले कई दिनों तक सफर करता रहा, घने जंगलों और पहाड़ों से गुजरता रहा और फिर एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहां पर एक चरवाहा अपनी भेड़ों को चरा रहा था। अमित ने देखा कि उसकी भेड़ें एक सूखी और बंजर जमीन पर चर रही हैं, जबकि नजदीक ही एक हरा भरा मैदान था जहां पर काफी मात्रा में घास लगी हुई थी। अमित यह देखकर हैरान रह गया और उसने चरवाहे से पूछा, अरे भाई चरवाहे, तुम अपनी भेड़ों को इस बंजर जमीन पर क्यों चरा रहे हो? वह सामने हरे भरे मैदान में क्यों नहीं ले जाते जो कि घास से भरा हुआ है? चरवाहे ने मायूसी से कहा, भाई वह हरा भरा मैदान दरअसल भेड़ियों का इलाका है और उस भेड़ियों के झुंड का सरदार एक बहुत ही खूंखार भेड़िया है।
कोई भी वहां पर जाने की हिम्मत नहीं करता। जो भी आज तक उस तरफ गया है वह भेड़ियों का शिकार बन गया। चरवाहे की बात सुनकर अमित बिल्कुल नहीं घबराया, क्योंकि वह एक बहादुर बाप का बेटा था। उसने चरवाहे से कहा, तुम मुझे भेड़ियों का ठिकाना दिखाओ। चरवाहे ने डरते हुए कहा, अरे भाई, यह बहुत ही खतरनाक हो सकता है, तुम भला अकेले क्या कर सकोगे। अमित ने उसे जोर देकर कहा कि वह सिर्फ दूर से ही भेड़ियों का ठिकाना देखना चाहता है। चरवाहा सुमन उसे एक पहाड़ी के पीछे ले गया, जहां से वह भेड़ियों की गुफा देखी जा सकती थी। अमित ने देखा कि वहां पर ना सिर्फ एक भेड़िया बल्कि भेड़ियों का पूरा झुंड था, और उस हरे भरे मैदान पर सिर्फ उन्हीं का राज था। अमित ने चरवाहे से कहा, तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक उपाय है जिससे कि इन भेड़ियों का काम तमाम किया जा सकता है। उसने चरवाहे सुमन को बताया कि वह एक बड़ा खड्डा खोदेंगे और उसमें एक मांस का टुकड़ा रखेंगे। गड्ढे के ऊपर एक बड़ा सा जाल लटकाया जाएगा, जो कि एक पेड़ से बंधा हुआ होगा। जब भेड़िए मांस की गंध को सूंघते हुए गड्ढे में गिरेंगे तो ऊपर से जाल गिरा दिया जाएगा, और इस तरह से हम भेड़ियों को फंसा लेंगे और अपनी अपनी तलवारों से उन पर हमला कर देंगे। चरवाहे सुमन को अमित की यह तरकीब बहुत ही पसंद आई, और फिर अगली सुबह वे दोनों काम पर लग गए। उन्होंने एक बड़ा सा खड्डा खोदा और उसमें मांस का एक बड़ा सा टुकड़ा रख दिया। जाल को पेड़ से बांध दिया गया। इसके बाद वे दोनों नजदीक के ही एक पेड़ के पीछे छुप गए। उनके हाथों में तलवारें थी। थोड़ी देर के बाद भेड़ियों ने मांस की गंध सूंघी और गड्ढे की तरफ लपके। जैसे ही भेड़िए गड्ढे में गिरे, अमित ने रस्सी खींची और जाल भेड़ियों के ऊपर गिर गया। इसके बाद दोनों ने तेजी से हमला किया और भेड़ियों को खत्म कर दिया। चरवाहा सुमन खुशी से झूम उठा। उसने अमित को गले से लगाया और कहा, सचमुच तुमने मेरी बहुत ही सहायता की है और इस मुसीबत से मुझे छुटकारा दिलवा दिया। तुमने मेरी भेड़ों की जान बचाई। मैं तुम्हें 3 भेड़े उपहार में देना चाहता हूं। अमित ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुम्हारा उपहार स्वीकार है, लेकिन अभी तो मैं अपने आगे के सफर पर जा रहा हूं। इन भेड़ों को तुम अपने पास ही रखो। जब मैं वापस लौटूंगा तो तुमसे भेड़े ले लूंगा। चरवाहे सुमन ने उसका धन्यवाद किया। इसके बाद अमित अपने आगे के सफर पर रवाना हो गया। उसके दिल में एक अजीब सी खुशी थी कि उसने किसी की सहायता की है। कई दिनों के सफर के बाद अमित एक गांव में पहुंचा। यह गांव अपने व्यापार के लिए बहुत ही मशहूर था, लेकिन वहां की गलियों में एक अजीब सी खामोशी थी। लोग डरे हुए नजर आ रहे थे। दुकानें जल्दी बंद हो जाती थी। वहां पहुंचकर अमित एक कुएं के पास रुका, जहां पर एक बहुत ही सुंदर सी लड़की चुपचाप बैठी हुई थी। उसके हाथ में एक मिट्टी का घड़ा था। अमित ने उस लड़की का नाम प्रमिला थी। प्रमिला से पूछा, तुम इतनी उदास क्यों हो और इस गांव में आखिर ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई जो सभी लोग डरे सहमे से महसूस होते हैं। प्रमिला ने अमित की तरफ देखा और कहने लगी, दरअसल बात यह है मुसाफिर कि हमारे गांव पर डाकुओं का आतंक है। वह डाकू जिसका नाम लखिंदर है, वह बहुत ही जालिम और ताकतवर है। वह हर हफ्ते हमारे बाजार को लूटता है।
दुकानदारों से उनका माल छीन लेता है। अगर कोई उसका विरोध करता है तो वह उसे जान से मार डालता है। आज शाम को वह दोबारा से आने वाला है, इसीलिए लोग डरे हुए हैं। अमित दिल ही दिल में बहुत दुखी हुआ। उसने लड़की से कहा, यह कैसी नाइंसाफी है। क्या तुम्हारे गांव वालों ने उन डाकुओं को सबक सिखाने की कोशिश नहीं की? प्रमिला बोली, हमने कई बार कोशिश की, लेकिन लखिंदर और उसके साथी बहुत ही ताकतवर हैं। उनके पास तेजधार वाले हथियार हैं और वे लोग बहुत ही बेरहम हैं। हम लोगों के पास कोई चारा नहीं है। अमित ने सोचा कि उसे ही कुछ करना होगा। वो गांव के एक बूढ़े आदमी के पास गया, जो कि उस गांव का एक बहुत ही अनुभवी और समझदार आदमी था। बूढ़े आदमी ने अमित को बताया कि लुटेरे लखिंदर की सबसे बड़ी कमजोरी उसका लालच है। वह दौलत के लिए कुछ भी कर सकता है और उसे अपनी ताकत पर बहुत ही घमंड है। बूढ़े आदमी की बातें सुनकर अमित के दिमाग में एक तरकीब आ गई। उसने बूढ़े से कहा, बाबा, अगर हम योजना बनाकर उस लुटेरे पर हमला करें तो उसे हराया जा सकता है, लेकिन उसके लिए हमें उसे अपनी चाल में फंसाना होगा। बूढ़े आदमी ने कहा, हाँ, लेकिन यह काम इतना आसान नहीं है। लखिंदर एक बहुत ही होशियार आदमी है। अमित ने मुस्कुराते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए बाबा, अकल हमेशा लालच पर भारी ही पड़ती है। इसके बाद अमित ने कुछ गांव वालों को इकट्ठा किया और उन्हें अपनी योजना समझाने लगा। उसने गांव के बाजार में एक नकली खजाने की अफवाह फैला दी कि एक व्यापारी ने अपना सोना खुफिया तहखाने में छुपाया है। अमित ने गांव वालों को हिदायत दी कि वह बाजार को खाली छोड़ दे और अपने अपने घरों में जाकर छुप जाएं। इसके बाद उसने कुछ दुकानदारों के साथ मिलकर एक झूठा तहखाना बनवाया। बहुत सी ऐसी ईंटें जिन पर सोने जैसा रंग चढ़ा हुआ था, ताकि वह देखने में कीमती दिखाई दे। वो ईंटें उस तहखाने में जाकर रख दी गई। शाम का समय हुआ तो डाकू लखिंदर अपने साथियों के साथ बाजार में दाखिल हुआ। उन्होंने जब खजाने की अफवाह सुनी तो लालच में आकर उस तहखाने की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन वह इस बात से अनजान थे कि यह सब एक सोची समझी चाल थी। वे लोग तहखाने में दाखिल हुए तो अमित और गांव के कुछ आदमियों ने तेजी से उन पर हमला कर दिया। लुटेरे लखिंदर और उसके गिरोह को इस बात की भनक तक नहीं थी। अचानक हुए इस हमले से वह घबरा गए। उन्हें संभलने का मौका ही नहीं मिला। डाकू लखिंदर और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आज अमित ने वह काम कर दिया था जो कभी उसके पिता कोतवाल प्रवीण सिंह किया करते थे। आखिर उसमें उन्हीं का खून जो था, और इस तरह से अमित ने अपनी बहादुरी और अक्लमंदी से लुटेरों को बंदी बना लिया और उन्हें कारागार में डलवा दिया गया। गांव के लोग बहुत ही खुश थे। उन्होंने अमित की अक्लमंदी और उसकी बहादुरी की बहुत ही तारीफ की। लड़की प्रमिला अमित को कुएं पर मिली थी। वह उस गांव के मुखिया की बेटी थी। उसने अमित का बहुत ही शुक्रिया किया और फिर वह अमित को अपने पिता से मिलवाने के लिए ले गई। उस लड़की का नाम प्रमिला था। प्रमिला के पिता यानी गांव के मुखिया ने जब अमित को देखा और उसकी बहादुरी के बारे में सुना तो वह भी उसकी तारीफ करते हुए कहने लगा।
पुत्र, तुमने हमारे गांव की एक बहुत बड़ी मुसीबत को दूर किया है। मैं चाहता हूं कि तुम हमारे साथ ही रहो और मेरी बेटी प्रमिला से शादी कर लो। अमित पहले तो सोच में पड़ गया, लेकिन प्रमिला की खूबसूरती और उसके अच्छे बर्ताव को देखकर वह तैयार हो गया। गांव में अगले 7 दिनों तक जश्न मनाया गया। अमित और प्रमिला की शादी हो गई। अमित अब मुखिया की हवेली में ही रहने लगा था, लेकिन उसका दिल अब भी अपने भाई सुमित के लिए धड़कता था। वह कई बार सोचता कि मेरा भाई किस हालत में होगा, आखिर वह मुझसे कब मिलेगा। इसी तरह से कुछ दिन बीते। एक दिन अमित का मन शिकार करने का हुआ और वह जंगल की तरफ निकल गया। मुखिया ने उसे खबरदार किया था कि नजदीक के ही पहाड़ पर एक खतरनाक जादूगर रहता है, जो अपनी जादुई छड़ी से लोगों पर जादू कर देता है। अमित ने उससे वादा किया था कि वह पहाड़ के नजदीक नहीं जाएगा, लेकिन जब वह शिकार का पीछा कर रहा था तो पीछा करते करते उस पहाड़ तक पहुंच गया, जहां पर उस जादूगर की गुफा थी। अनजाने में अमित उस गुफा के नजदीक पहुंच गया। जादूगर गुफा के बाहर खड़ा अपनी तंत्र साधना कर रहा था। जैसे ही जादूगर ने अमित को देखा तो उसने अपनी छड़ी को घुमाया और अमित की तरफ इशारा किया। उसके ऐसा करते ही अमित और उसका घोड़ा दोनों जमीन पर गिर पड़े और बेहोश हो गए। जादूगर हंसता हुआ अपनी गुफा में वापस चला गया। दूसरी तरफ उसका भाई सुमित अपने गांव के कुएं के पास बैठा हुआ था। जब उसने देखा कि सुमित का लगाया हुआ पेड़ अचानक मुरझाने लगा है, तो उसका दिल धक से रह गया। उसे विश्वास हो गया कि अमित किसी मुसीबत में है। सुमित ने फौरन अपना घोड़ा तैयार किया और अपने भाई की तलाश में निकल पड़ा। रास्ते में सुमित उस चरवाहे से मिला जिससे अमित को मिला था। चरवाहे ने उसे अमित को समझकर कहा, अरे मुसाफिर, तुम्हारी भेड़ों ने बच्चे दिए हैं और अब वे 3 से 12 हो चुकी हैं। उन्हें लेते जाओ। सुमित ने कहा, वह मेरा भाई अमित होगा। क्या तुमने उसे देखा है? वह किस तरफ गया है? चरवाहे ने उसे बताया कि कई दिन पहले अमित यहां से गुजरा था। सुमित ने अपना आगे का सफर जारी रखा और फिर वह उस गांव में जा पहुंचा जहां पर अमित ने लुटेरों को हराया था। गांव वालों ने सुमित को देखा तो उसे अमित समझकर उसकी आओ भगत करने लगे, लेकिन सुमित ने बताया कि वह उसका भाई है। इसके बाद गांव वाले उसे मुखिया की हवेली पर ले गए। उसने मुखिया से अमित के बारे में पूछा। मुखिया ने बताया कि अमित शिकार खेलने के लिए गया था और मुझे लगता है कि शायद वह जादूगर के हाथों में फंस गया है। सुमित ने कहा, मैं अपने भाई को बचाऊंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। मुखिया ने सुमित से कहा, तुम ठहरो, तुम अकेले उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे। इसके बाद मुखिया ने गांव के कुछ अक्लमंद लोगों को बुलाया और वे सभी मिलकर जादूगर से अमित को छुड़वाने की तरकीब के बारे में सोचने लगे। गांव के एक बूढ़े वैद्य ने बताया कि उसके पास एक ऐसी जड़ी बूटी है, अगर वह जड़ी बूटी उस जादूगर की गुफा के बाहर जाकर जला दी जाए तो उसके धुएं की चपेट में आते ही जादूगर बेहोश हो जाएगा और फिर हम वहां से अमित को छुड़ा सकते हैं। सुमित ने वह जड़ी बूटी ली और उन्हें लेकर जादूगर की गुफा की तरफ बढ़ने लगा। सुमित बहुत ही सावधानी से छिपते छिपाते गुफा की तरफ जा रहा था और फिर वह झाड़ियों में छिपकर बैठ गया।
उसने अपना मुंह और नाक एक कपड़े से बांध लिए। उसने देखा कि गुफा के बाहर कोई नहीं था। इसका मतलब यह था कि जादूगर गुफा के अंदर होगा। सुमित ने फुर्ती से कुछ सूखे पत्ते और झाड़ियां इकट्ठी की, उन पर जड़ी बूटियां रखी और आग लगा दी। अगले ही पल भर धुआं फैलने लगा। गुफा के अंदर मौजूद जादूगर को जब कुछ खटका सा हुआ तो वह उठकर गुफा से बाहर आया कि देखे आखिर क्या माजरा है। लेकिन जैसे ही उसने गुफा से बाहर कदम रखा, जड़ी बूटियों का धुआं उठा और जादूगर बेहोश होकर गिर गया। सुमित ने तेजी से अपनी तलवार निकाली और जादूगर को खत्म कर दिया। सुमित के मुंह और नाक पर कपड़ा बंधे होने के कारण उसके ऊपर जड़ी बूटियों के धुएं का कुछ खास असर नहीं हुआ। जादूगर को खत्म करने के बाद उसने अगला काम यह किया। वह तेजी से अंदर गया जहां पर उसका भाई अमित जमीन पर पड़ा हुआ था। वह बहुत ही कमजोर और बीमार दिखाई दे रहा था। अमित ने उसे उठाया और वापस मुखिया की हवेली में ले आया, जहां पर गांव के वैद्य ने अमित का इलाज किया। वह जल्दी ही सेहतमंद हो गया। जब उसे होश आया तो दोनों भाई बहुत ही खुश थे। उन्होंने एक दूसरे को गले से लगाया और फिर सुमित ने कहा, अब मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा मेरे भाई। अब हम हमेशा के लिए एक साथ ही रहेंगे। अमित ने कहा, भाई यहां पर मेरी पत्नी है, मैं उसे छोड़कर नहीं जा सकता। तब अमित के ससुर यानी गांव के मुखिया ने कहा, मेरे बच्चों, तुम दोनों को एक साथ ही रहना चाहिए। मुझे पता चला है कि तुम्हारे नगर में तुम्हारे पिता का पुश्तैनी मकान है और तुम्हारी जमीन जायदाद भी है, जिस पर तुम्हारा हक बनता है और वह तुम्हें मिलनी ही चाहिए। मैं अपने कुछ खास आदमियों को साथ में लूंगा और हम सब मिलकर तुम्हारे नगर चलेंगे और तुम्हें तुम्हारा हक दिलवाएंगे। इसके बाद मुखिया दोनों भाई अमित की पत्नी और मुखिया के कुछ खास आदमी इकट्ठे हुए। उन्होंने अपने साथ सोने चांदी की अशर्फियां और बहुत सारा कीमती सामान लिया और वापस शीतलपुर की तरफ चल दिए, जहां पर अमित और सुमित का घर था। रास्ते में उन्हें वह चरवाहा मिला जिसने अमित को उसकी भेड़ें वापस की, जो अब तक भेड़ों का एक झुंड बन चुका था। जब वे लोग अपने गांव पहुंचे तो सीधा अपने घर गए, जिस घर पर उनकी बुआ का कब्जा था। बुआ ने जब देखा कि दोनों भाई पूरे लाभ लश्कर और इतनी सारी धन दौलत लेकर आए हैं, तो उसने दोनों भाइयों की जमीन जायदाद और हवेली वापस करने में ही अपनी भलाई समझी और वह शहर छोड़कर चली गई। दोनों भाई अब बहुत ही आराम से अपने पुश्तैनी घर में रहने लगे। जब वहां के राजा को अमित की बहादुरी के किस्से पता चले तो उसने अमित को नगर का कोतवाल बना दिया और अब अमित अपने पिता की ही तरह कोतवाल बनकर अपने नगर की रक्षा करने लगा, जबकि उसके भाई सुमित ने अपना व्यापार शुरू कर लिया और फिर दोनों भाई खुशी से अपना जीवन बिताने लगे। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही अपने अच्छे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।